हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे वूंड हीलिंग के बारे में, फेजेस ऑफ वूंड हीलिंग के बारे में और लास्ट में हम अपडेटेड माइंड्स के अपडेटेड पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, वूंड हीलिंग जो है एक बॉडी का नेचुरल रेस्पॉन्स होता है टुवर्ड्स द टिश्यू इंजरी। ठीक है, बॉडी का एक नेचुरल रेस्पॉन्स होता है टुवर्ड्स टिश्यू इंजरी। फिर इसमें फेजेस आते हैं हमारे। ठीक है, 4 फेजेस इसमें होते हैं। कितने? 4 फेजेस। फर्स्ट वन इज हीमोस्टेसिस फेज, सेकेंड वन इज इन्फ्लामेटरी फेज, एंड थर्ड वन इज proliferative phase, and last one is maturation phase, or which we also called remolding phase. ठीक है, hemostasis phase, inflammatory phase, proliferatory phase, maturation phase और remolding phase। एक एक करके इसको हम डिस्कस करेंगे। ध्यान तो यहाँ रखेगा, सब कुछ समझ आएगा। ठीक है ना। ये हमारा पहला फेज है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? हीमोस्टेसिस फेज। हीमोस्टेसिस फेज। अगर तू वर्ड पे कंसंट्रेट करेगा, हेयर यू कैन सी इट्स मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। 2 वर्ड्स का है, हीमो एंड स्टेसिस। देखो, हीमो स्टैंड्स फॉर ब्लड। ठीक है, स्टेसिस स्टैंड्स फॉर स्टॉप और स्लो। ठीक है, इसका मतलब अगर तुम मोटा मोटा समझेगा इस वर्ड से ही, कहीं ना कहीं ब्लड जो है वो स्लो हो रहा है, या स्टॉप हो रहा है, या स्लो हो रहा है। ठीक है, तो इस फेज में हो क्या रहा है? इस वर्ड से ये समझ आ रहा है कि ब्लड जो है कहीं ना कहीं स्लो या स्टॉप हो रहा है। होता क्या है एक्चुअली, वो हम देखेंगे। ये फेज जो है बिगिन होता है विद इन सेकेंड्स टू मिनट्स। ठीक है, पहला फेज है हमारी वूंड हीलिंग का। इसमें होता क्या है? इसमें प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन जो है हो जाती है। प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन। प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन में क्या क्या हो जाता है वो हम मोटा मोटा देखेंगे होता क्या है, लेकिन प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन जो है अच्छे से हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो 3 चीज़ें याद रखेगा। इसमें क्या होता है? प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन। प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन में लेकिन होता क्या है? 3 चीज़ें इसमें होती है। वन इज वेजो कंस्ट्रक्शन, सेकेंड इज प्लेटलेट एग्रीगेशन, एंड थर्ड इज क्लॉट फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें पहली बात वेजो कंस्ट्रक्शन होती है। वेजो कंस्ट्रक्शन क्यों होती है? ताकि ब्लड वेसल जब कंस्ट्रक्ट हो जाए, इससे ब्लड लॉस जो है हमारे वूंड से, हमारी इंजरी साइट से जो है वो प्रिवेंट हो जाए। ठीक है, दूसरा इसमें हो जाता है प्लेटलेट एग्रीगेशन एट द साइट ऑफ इंजरी। ठीक है, जो साइट जहाँ पर इंजरी हो चुकी है वहाँ पर प्लेटलेट जो है वो एग्रीगेट हो जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पर क्या बन जाता है? क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है फैब्रिन को यूज़ करके। ठीक है, यहाँ तक आया ना समझ? हमारी ब्लड वेसल जो है वो लाइनड होती है किससे? एंडोथीलियम से। एंडोथीलियम को हम अगर नॉर्मली देखेंगे, ये 2 चीज़ें रिलीज़ करता है। कितनी? 2 चीज़ें। एक नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा प्रोस्टासाइक्लिन। ठीक है, एक नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है प्रिवेंट करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को, और प्रोस्टासाइक्लिन इनहिबिट करता है क्लॉटिंग को। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में। तो ये 2 चीज़ें जो है, ये प्लेटलेट्स, अगर ये 2 चीज़ें नहीं होगी तो ब्लड में क्या होगी? प्लेटलेट एग्रीगेशन होगी या क्लॉट्स बनेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में जो है ये 2 चीज़ें वो होने नहीं देती है। एक नाइट्रिक ऑक्साइड एंड अनदर इज प्रोस्टासाइक्लिन। ठीक है, लेकिन अगर यही एंडोथीलियम डैमेज हो गया, जो लाइनिंग है हमारी किसकी? ब्लड वेसल्स की, अगर ये डैमेज हो गया, इसमें क्या प्रेजेंट होती है? एंडोथीलियल सेल्स। इसमें प्रेजेंट होती है एंडोथीलियल सेल्स। ये स्टॉप करती है सिक्रीशन किसका? इन दोनों का, एक नाइट्रिक ऑक्साइड का और प्रोस्टासाइक्लिन का। ठीक है, इन दोनों का ये स्टॉप करती है क्या? सिक्रीशन। ठीक है, तो जब ये इन दोनों का सिक्रीशन जो है स्टॉप करती है ना, वहाँ पर अब कोगुलेशन भी होगी और एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स भी होगी। सीधी सी बात है, जब ये इन दोनों का रिलीज ही नहीं होगा तो वहाँ क्या होगा? वहाँ प्लेटलेट एग्रीगेशन भी होगी और क्लॉटिंग भी होगी। ठीक है, तो टिश्यू जो डैमेज हो चुका है वहाँ पर अब प्लेटलेट एग्रीगेशन भी होगा, क्लॉट फॉर्मेशन भी होगी। ठीक है, उसके साथ साथ जो है एंडोथीलियल सेल्स है, ये सिक्रीशन किसका करती है?
वॉन विलीब्रैंड फैक्टर और एंडोथेलिन को भी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें क्या है आगे देखेंगे हम। देखो पहले हम यहाँ देखेंगे फिर से और एक चीज़, जब इंजरी होती है ना तो एंडोथीलियल सेल्स क्या करती है, जो प्रेजेंट होती है हमारे एंडोथीलियम में, जो मैंने पहले भी आपसे बोला, जो लाइनिंग है ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियम, उसी में प्रेजेंट होती है एंडोथीलियल सेल्स, ठीक है। तो ये रिलीज क्या करती है एंडोथेलिन को। किसको रिलीज किया एंडोथेलिन को। ये एंडोथेलिन जो है ना ये वेजो कंस्ट्रक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, स्ट्रॉन्ग वेजो कंस्ट्रक्शन, वेजो कंस्ट्रक्शन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। जब वेजो कंस्ट्रक्शन होती है तो ब्लड लॉस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। ब्लड स्टॉप हो जाता है कि उस वूंड से जो है ब्लड लॉस जो है कम हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। इसके बाद वॉन विलीब्रैंड फैक्टर जो है ये एक ब्लड ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है। ये प्रमोट क्या करता है, ये प्राइमरी हीमोस्टेसिस करता है, स्पेशली प्लेटलेट एडहीशन, ठीक है। क्या करता है ये प्लेटलेट एडहीशन। अब ये जो वॉन विलीब्रैंड फैक्टर है अगर ये डेफिशिएंट होगा या डिफेक्टिव होगा किसी पर्सन में, ठीक है, उसको कौन सी डिजीज होगी, विलीब्रैंड डिजीज। इसमें होता क्या है, इसमें जो है वो पर्सन जो है जिसको विलीब्रैंड डिजीज प्रेजेंट होगी, अगर उसको इंजरी हो गई या ब्लीडिंग हो गई तो उसको वो ब्लीडिंग स्टॉप होने में या क्लॉट फॉर्म होने में बहुत ही टाइम लगता है, ठीक है। उसको बहुत ही टाइम लगता है वो क्लॉट फॉर्म होने में या ब्लीडिंग को स्टॉप होने में। इस पर्सन को जिसको विलीब्रैंड डिजीज होगी उसको टाइम लगता है, ठीक है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो, देखो डैमेज हो गया, ब्लड वेसल डैमेज हो गई, इसके बाद वहाँ पर प्लेटलेट एग्रीगेशन हो गई, वेजो कंस्ट्रक्शन के बाद प्लेटलेट एग्रीगेशन हो गई, इसके बाद देखो फैब्रिन यहाँ पर आ गया, क्लॉट फॉर्म हो गया, ब्लड क्लॉट फॉर्म हो गया, ठीक है। इस डायग्राम से आप ये सब समझ सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका पर्पज़ क्या है, हीमोस्टेसिस का दो पर्पज़ है अब इसके, ठीक है। एक स्टॉप ब्लीडिंग को करना और टेम्पररी वूंड को सील करना, वूंड को टेम्पररी सील करना। अभी वूंड जो है हमारा पूरा सील अप नहीं हो चुका है, टेम्पररी ये इसको सील करता है और ब्लीडिंग को स्टॉप करता है। हीमोस्टेसिस के बाद ही जो है दूसरा फेज हमारा स्टार्ट हो जाता है, दैट्स कॉल्ड इन्फ्लामेटरी फेज। इन्फ्लामेटरी फेज जो है सून, जब भी हीमोस्टेसिस फेज एंड होता है तो इसके बाद ही जो है इन्फ्लामेटरी फेज हमारा स्टार्ट होता है, ये कई डेज तक रह सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कैसे क्या होता है वो हम देखेंगे। अब जब हमारा हीमोस्टेसिस फेज एंड हो गया तो ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वैजो डायलेशन, व्हाट वी कॉल इट, वैजो डायलेशन। लेकिन ये वैजो डायलेशन होती कैसे है, ये वैजो डायलेशन ऐसे होती है, जो हमारी मास्ट सेल्स होती है, प्लेटलेट्स होती है, मैक्रोफेज या एंडोथीलियल सेल्स जो होती है, ये सिक्रीशन करती है किसकी, हिस्टामिन की, सेरोटोनिन की या प्रोस्टाग्लैंडिन। यही तीन चीज़ें जो है वैजोडाइलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, यही तीन चीज़ें जो है ये वैजोडाइलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। WBCs और प्लाज्मा भी, WBCs में से न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस जो है वो एंटर करते हैं कहाँ पे, वूंड साइड पे, क्या इंड्यूस करने के लिए, इन्फ्लामेशन को इंड्यूस करने के लिए, या वहाँ पर जो डेब्रीज प्रेजेंट होते हैं वूंड पे वो क्लीन करने के लिए, ठीक है। इसके बाद जब भी टिश्यू एक इंजर्ड होता है क्या होता है, कैपिलरीज जो है वो लीकी बन जाती है, क्या बन जाती है, लीकी बन जाती है। लीकी होने की वजह से जो है सबस्टेंसेस जो भी ब्लड में प्रेजेंट होते हैं वो मूव कहाँ हो जाते हैं, इंजर्ड टिश्यू के पास। कौन कौन सी सबस्टेंसेस मूव हो जाती है इंजर्ड टिश्यू के पास, वो हम देखेंगे। एंटीबॉडीज, प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा फ्लूइड, WBCs, RBCs। एंटीबॉडीज जो है वो फाइट जर्म्स के लिए करती है, प्लाज्मा प्रोटीन हीलिंग और डिफेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन में कौन आता है, हमारा गामा, जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है वो रेस्पॉन्सिबल डिफेंस के लिए होता है, ठीक है। प्लाज्मा फ्लूइड आता है हमारा, ये लिक्विड पार्ट होता है हमारे ब्लड का। WBCs आती है किस लिए, फाइट इन्फेक्शन करने के लिए। समटाइम्स RBCs का भी लीकेज होता है कैपिलरीज से जब सीवियर डैमेज हो, ठीक है। इसके बाद अगर हम क्लासिकल साइंस देखेंगे इन्फ्लामेशन की, इसमें 4 चीज़ें होती है, रेडनेस, वार्मथ, स्वेलिंग एंड पेन, ठीक है।
होता क्या क्या है देखेंगे। जब वैसोडाइलेशन होती है तो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है कहाँ, इंजर्ड साइड के पास। सो उस वजह से जो है वो पर्टिकुलर एरिया जो है वो रेड हो जाता है, ठीक है। जब ब्लड फ्लो वहाँ ज़्यादा हो गया, इंक्रीज हो गया, तो वहाँ क्या हो जाती है, वार्मथ हो जाती है, ठीक है। और प्लाज्मा फ्लूइड जो हमने ऊपर देखा पहले ही, लीकेज हो जाती है उसकी, तो उस वजह से जो है वहाँ पर स्वेलिंग और एडिमा भी हो जाता है। पेन तो होगी ही, स्वेलिंग, इन्फ्लामेटरी केमिकल जो है वो इरिटेट करते हैं नर्व एंडिंग्स को, तो इस वजह से जो है पेन भी होती है वहाँ पे। इस डायग्राम में आप समझ सकते हो, इंजरी हो गई, ठीक है, इंजरी हो गई, हार्मफुल कोई चीज़ एंटर हो गया हमारी बॉडी में, वहाँ 4 चीज़ें हो जाएगी, क्या क्या, एक हो जाएगी रेडनेस, वार्मथ, स्वेलिंग एंड पेन, ठीक है। अब हम थोड़ा फ्लो चार्ट में इसको समझेंगे थोड़ा सा और, ठीक है। जब इंजरी हो जाती है तो ब्लड वेसल्स हमारी लीकी हो जाती है, जो हमने देखा कैपिलरीज हमारी लीकी हो जाती है। फ्लूइड प्लस इम्यून सेल्स जो है वो ब्लड को लीव करती है और कहाँ आ जाती है, इंजरी साइड पे। उस वजह से क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, और ये साइंस जो भी है, रेडनेस, स्वेलिंग, वार्मथ, ठीक है, ये सब अपियर हो जाती है, ठीक है। जो मैक्रोफेजेस हमारे वूंड साइड के पास आ जाती है, वो किस में हेल्प करती है, वो इंजेक्शन में हेल्प करती है, वूंड डेब्रिजीज को क्लीन करती है, वूंड को, थ्रू विच प्रोसेस, फैगोसाइटोसिस। जब भी इंजरी होती है ना, इसके बाद जो इप्थिलियल सेल्स है वो मल्टीपल होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे हम प्रोलिफरेट कहते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं कहाँ पर, वूंड साइड पे, ठीक है, और उसको कवर करते हैं, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रीइप्थिलाइजेशन। ये रीइप्थिलाइजेशन होता क्या है वो हम देखेंगे। रीइप्थिलाइजेशन क्या होता है, एक थिन लेयर बन जाता है इप्थिलियल टिश्यूज का, किस पे, वूंड के ऊपर एक थिन लेयर बन जाता है इप्थिलियल सेल्स का, जिसे हम रीइप्थिलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है तीसरा फेज, जिसे हम प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। ये क्या होता है, ये रिबिल्ड स्टेज होता है। इसमें टिश्यू हो या वूंड हो, वो रिबिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। इसमें ग्रैनुलेशन, टिश्यू फॉर्मेशन होती है, इप्थिलाइजेशन हो जाती है, और वूंड कंट्रैक्शन हो जाती है, ठीक है। ये कैसे क्या होता है वो हम समझेंगे, ठीक है। पहले आप यहाँ पर देखो ग्रैनुलर टिश्यू फॉर्मेशन कोलिजन से हो जाती है, और वहाँ पर न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्म हो जाती है, जिसे हम एंजियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। और एक कोलिजन जो है किससे फॉर्म होता है, फेब्रोब्लास्ट से। वूंड कंट्रैक्शन किससे हो जाती है, मायोफेब्रोब्लास्ट से। ये भी किन से बनती है, हमारे फेब्रोब्लास्ट से। अब देखते हैं हम ये ग्रैनुलर टिश्यू होता क्या है। ग्रैनुलर टिश्यू एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये रिप्लेस करता है जो डैमेज्ड हमारा टिश्यू होता है, उसको ये रिप्लेस करता है, उसी को हम ग्रैनुलर टिश्यू कहते हैं। ये यूजुअली किस कलर का होता है, पिंक और रेड कलर का होता है, जिसमें हमें इंडिकेट ये होता है कि वूंड जो है हील प्रॉपरली हो गया। अगर ये पिंक कलर का दिखा हमें ग्रैनुलर टिश्यू या रेड कलर का, इसका मतलब है कि वूंड जो है प्रॉपरली हील हो चुका है। अब जो ऊपर हमने कोलिजन देखा, ये कोलिजन होता क्या है, ये एक एबेंडेंट प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। इसका रोल क्या होता है, ये स्ट्रक्चर करता है हमारे स्किन को, बोन्स को, मसल्स को, टेंडन्स को। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरिंग प्रोवाइड करता है इन सब चीज़ों को। यहाँ पर इसने स्ट्रक्चरिंग किसको की, हमारे ग्रैनुलर टिश्यू को, जो हमारा न्यू टिश्यू फॉर्म हो गया, उसको ये स्ट्रक्चरिंग प्रोवाइड करता है। एक हेल्दी ग्रैनुलर टिश्यू जो है ना, वो डिपेंड करता है किस पे, फेब्रोब्लास्ट्स पे। लेकिन फेब्रोब्लास्ट्स 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक ऑक्सीजन पे और न्यूट्रिशन पे। प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर फेब्रोब्लास्ट्स को मिलेगी और प्रॉपर O2 मिलेगा, तो भी हमारा हेल्दी ग्रैनुलर टिश्यू फॉर्म होगा। ये जो हमारा जो ये नया ग्रैनुलर टिश्यू बनता है, ये टेक्सचर में कैसा होता है, अनइवन होता है टेक्सचर में, और इसमें ब्लीडिंग जो है ईजिली नहीं आती। कलर जो मैंने पहले भी बोला, पिंक होता है या रेड होता है, और यही कलर पे हम जज करते हैं कि वूंड कैसा हील हो चुका है, ठीक है। यूजुअली जब रेड कलर का और पिंक कलर का होगा तो दैट मीन्स वूंड इज हेल्दी। अब अगर यही ग्रैनुलर टिश्यू कलर में हमें पिंक या रेड नहीं दिखा, डार्क कलर का दिखा, दैट मीन्स इस ग्रैनुलर टिश्यू को इस्कीमिया हुआ है, या इस साइट पे जो है इन्फेक्शन प्रेजेंट है या इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है।
ये देखा हमने ग्रैनुलर टिश्यू फॉर्मेशन कैसे होती है। और दूसरा इसमें हमने देखा कि इप्थिलाइजेशन होती है। इप्थिलाइजेशन किन से हो जाती है? इप्थिलियल सेल्स की हेल्प से। इप्थिलियल सेल्स जो हमारी होती है ये इप्थिलाइजेशन में हेल्प करती है। इप्थिलियल सेल जो है वो माइग्रेट करती है वूंड की एजेस से, कहाँ पर? वूंड साइड पे, इंजरी साइड पे, और उस वूंड को जो है क्लोज करती है, ठीक है, उसकी इप्थिलाइजेशन करते हैं। इसके बाद इसमें तीसरी प्रोसेस होती है जिसे हम वूंड कंट्रैक्शन कहते हैं। वूंड कंट्रैक्शन किससे होता है? मायोफिब्रोब्लास्ट से, ठीक है। ये मायोफिब्रोब्लास्ट जो है प्रोड्यूस कौन करता है? इनको फेब्रोब्लास्ट प्रोड्यूस करता है जब ये वूंड साइड पे रीच आउट करती है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा लास्ट फेज जिसे हम मैचुरेशन फेज कहते हैं या रिमोल्डिंग फेज भी कहते हैं। ये फाइनल फेज है हमारी वूंड हीलिंग का। ये कब आकर होता है? वंस जब वूंड क्लोज होगा तो तभी जो है मैचुरेशन फेज स्टार्ट होता है। इसमें या कहीं महीने लग सकते हैं या कई साल या 2 साल 3 साल 4 साल ये पूरा होने में, मैचुरेशन फेज को पूरा होने में। जब वूंड जो है फुली सील ऑफ होगा तो उसके बाद इस प्रोसेस को होने में महीने या सालों भी लग सकते हैं, 2 साल 3 साल पूरा होने में। इस फेज में भी जो है कोलिजन प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यू रहती है, ठीक है। कोलिजन की रिमोल्डिंग हो जाती है, उसको कन्वर्ट किया जाता है टाइप 3 से टाइप 1 में। इस फेज में कोलिजन फाइबर्स को भी रिऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि स्ट्रेंथ जो है और ज़्यादा मिले। अब वहाँ पर स्कार फॉर्मेशन हो जाती है, वो भी किससे हो जाता है? वो भी फिब्रोब्लास्ट्स की हेल्प से हो जाता है। अब ये जो रिमोल्डेड वूंड होता है ये रेड कलर का होता है इनिशियली, और हार्ड भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और स्कार की रिमोल्डिंग में जो है कई साल भी लग सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट में अपडेटेड माइंड्स के हम कुछ अपडेटेड पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट्स हम देखते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स में वूंड हीलिंग जो है स्लो क्यों होती है वो हम देखेंगे। हाइपरग्लिसिमिया की वजह से जो है वूंड हीलिंग डायबिटिक पेशेंट्स में स्लो होती है। क्यों होती है वो हम देखेंगे। उनमें क्यों वूंड हीलिंग जो है स्लो होती है? क्योंकि जब ब्लड शुगर लेवल्स एलिवेट हो जाते हैं वो डैमेज करते हैं हमारी ब्लड वेसल्स को। वो ब्लड वेसल्स जो सप्लाई करती है वूंड को, तो जब वो ब्लड वेसल्स जो सप्लाई करते हैं वूंड को वो डैमेज हो जाए, उससे जो है फ्लो ऑफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन जो है वूंड को रिड्यूस हो जाता है। जो हमने पहले ही देखा कि वूंड हीलिंग जो है फिब्रोब्लास्ट्स पे डिपेंड करता है। अगर उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रॉपरली नहीं मिलेगा तो इसका मतलब है कि वूंड हीलिंग प्रॉपरली नहीं होगी, और उस वजह से जो है इन्फ्लेमेशन इंक्रीज होती है बॉडी के सेल्स में। काज है न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी या नर्व डैमेज होता है जब हाई ब्लड शुगर लेवल्स रहे प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए, और है प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। इससे डैमेज होती है हमारी वेसल्स भी, नर्व्स भी। जब वेसल्स या नर्व्स जो है डैमेज हो जाए, इससे क्या होता है? लॉस ऑफ सेंसेशन होती है, इफेक्टेड एरिया को लॉस ऑफ सेंसेशन होती है। मोस्टली ये किन प्लेसेस पे होती है? हैंड्स और फीट्स में, ठीक। अब अगर स्मॉल कट भी लगे ना इस पर्सन को, वो अननोटिस्ड रह जाता है, जिस वजह से उसमें स्लो हीलिंग हो जाती है और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि इसको पता ही नहीं रहता है कि मुझे कहीं पे कट भी लगा है, ठीक है, क्योंकि इसकी नर्व्स डैमेज हो चुकी है। तीसरा, इनमें कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन प्रेजेंट होगा। जब शुगर लेवल्स इंक्रीज होती है ब्लड स्ट्रीम में, ये एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करती है बैक्टीरिया के लिए ग्रो करने के लिए, ठीक है, जिस वजह से कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन जो है पर्सन में हो सकता है जो डायबिटिक पेशेंट होगा। विद एज जब इम्यून सिस्टम भी वीक होता है, वहाँ से जो है डायबिटिक भी है पेशेंट या पर्सन, तो उसको जो है फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया के लिए। जब इम्यून सिस्टम भी वीक हो गया, फेवरेबल एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड किया बैक्टीरिया को, तो मोर डिफ़िकल्ट होता है कि वो पर्सन जो है फाइट करे किसके अगेंस्ट? इन्फेक्शंस के अगेंस्ट। इसलिए ऐसे पर्सन्स को जो है मेडिकल अटेंशन जल्दी लेना चाहिए, ठीक है। अगर वो कोई भी साइन जो है देखे इन्फेक्शन की, लाइक रेडनेस देखे, स्वेलिंग देखे या ड्रेनेज देखे वूंड से, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट वूंड हीलिंग, ठीक है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, लाइक करना, शेयर करना और अपडेटेड माइंड्स को ज़रूर सब्सक्राइब करना फॉर सच मेडिकल कंसेप्ट्स, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।